नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा पेड लोन्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में कि बेसिकली पर्सनल लोन होता क्या है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। हर एक स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि हर एक स्टेप मैंने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं पैसापेड.com। हमारा एक कॉर्पोरेट डीएसए है जो हम पैन इंडिया लेवल पे बिजनेस करते हैं और हम महीने का बहुत अच्छा खासा लोन डिसबर्स करते हैं। फिलहाल मैं 7 से 8 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। ये मेरा एक्सपर्टीज है। मैं एक्स बैंकर भी रह चुका हूँ एचडीएफसी बैंक में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पर्सनल लोन किस पर्पस के लिए लेना चाहिए या किस पर्पस के लिए बैंक हमें पर्सनल लोन देता है। तो सबसे पहला दोस्तों आता है आपका वेडिंग, होम रिनोवेशन, वेकेशंस, मेडिकल इमरजेंसी और परचेज व्हीकल या कोई अदर थिंग्स। अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, जैसे अगर आप पर्सनल लोन के लिए कभी आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी क्रेडिट मैनेजर की कॉल आती है आपके पास, जैसे आपने आपने कभी देखा होगा या आपने कभी पास्ट में लोन अगर आपने लिए होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास एक क्रेडिट की कॉल आती है, क्रेडिट मैनेजर की कॉल आती है। वो आपसे पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं आपसे। आपकी सैलरी कितनी है, आप रहते कहाँ हो, आपकी इनकम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं वो। तो उसमें वो एक चीज़ और पूछते हैं कि ये लोन आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको बोलना है वेडिंग या फिर फैमिली फंक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना। तो उसके पीछे जो है ना क्रेडिट मैनेजर की साइकी होती है। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए, अब क्रेडिट मैनेजर ये सोचेगा यार इस बंदे की हालत ख़राब है, मतलब इसके पास मेडिक्लेम भी नहीं है और ये पर्सनल लोन मांग रहा है, मतलब अब वो आपसे और डीप नॉलेज पूछेंगे। अच्छा आपकी फैमिली में कौन बीमार है, किसको कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ पे एडमिट है, ये बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछने लगेंगे। तो उससे जो है क्या होगा ना, एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है आपकी एप्लीकेशन में। तो इससे आप बचें। हमेशा बोलें फैमिली फंक्शन के लिए चाहिए। फैमिली फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मेरे ब्रदर की शादी है, सिस्टर की शादी है, वॉट एवर, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ये हो गया आपका एक पॉइंट। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, कि पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एज की। एज जो है मिनिमम 21 साल से लेके और मैक्सिमम 60 साल तक की होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप बड़े आराम से पर्सनल लोन ले सकते हैं। और अगर इनकम की बात करी जाए तो इनकम दोस्तों मिनिमम 15,000 रुपये महीना चाहिए। अच्छा, 15,000 रुपये महीने का मतलब ये है कि ये वन टाइम अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी 5,000 आती है फिर 10,000 आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सैलरी आपकी एनईएफटी या आरटीजीएस मोड में आनी चाहिए। आरटीजीएस तो खैर बड़ी सैलरी के लिए होता है, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे भी लोग हैं जिनकी 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए सैलरी महीने की, ठीक है। वो एक अलग चैप्टर है। तो जनरली एनईएफटी ही कंसीडर करता है बैंक। अगर बड़ी सैलरी है तो जाहिर सी बात है आरटीजीएस ही आएगा, 2 लाख के ऊपर आरटीजीएस ही होता है। लेकिन सैलरी आपकी एनईएफटी मोड में आएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका कवर हो जाता है कि आप पर्सनल लोन के लिए यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, आप बात करते हो दोस्तों आप कौन सी कंपनी में काम करते हो। आपकी कंपनी मतलब क्या है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर एलएलपी है या प्रोप्राइटरशिप है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो 15,000 की सैलरी पे लोन हो जाएगा। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो भी 15,000 की सैलरी पे लोन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी एलएलपी है या फिर प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप मतलब ये उस कंपनी को कोई एक पर्सन ऑन करता है, ठीक है। तो ये होती है प्रोप्राइटरशिप कंपनी। जैसे कोई दुकान हो गई या कोई शोरूम हो गया, वो प्रोप्राइटर होते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी मिनिमम 25,000 होनी चाहिए, ठीक है। एलएलपी और प्रोप्राइटरशिप के लिए आपकी सैलरी 25,000 होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट है या आप प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग हो या आप लिमिटेड कंपनी में वर्किंग हो तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी अगर 15,000 है तो भी आप लोन के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं दोस्तों जॉब स्टेबिलिटी की। अच्छा, जॉब स्टेबिलिटी क्या होती है, कम से कम 3 महीने आपको करंट कंपनी में वर्किंग करते हुए होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने हुए अभी कंपनी ज्वाइन किए हुए और आपने अगले महीने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, नहीं होगा आपका लोन। कम से कम 3 महीने होने चाहिए, यानी 3 सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। तब जाके जो है आप यहाँ पे भी एक पॉइंट आप कवर और कर लेते हो। यहाँ पे आपने एक पॉइंट और कलेक्ट कर लिया, अभी भी आप एलिजिबल हो। अगर आपकी स्टेबिलिटी 3 महीने से ज्यादा है या 3 महीने है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों सिविल स्कोर की। अच्छा, सिविल स्कोर क्या होता है, देखिए सिविल स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो, आप किसी कंपनी में 4 साल से जॉब करते हो, आपके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए यूं ही पड़े रहते हो, बैंक आपको 1 रुपया नहीं देगा। सीधी सी बात बताऊं, ये जो है बैंक का गोल्डन रूल है, पहला रूल है
कि भैया जिसका सिविल खराब होगा उसको हम लोन नहीं देंगे। ये साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है और लिखा है अपनी साइट पे। आप कहीं भी जाओ, किसी भी बैंक में, अगर आपका सिविल 700 से नीचे है, आप पर्सनल लोन नहीं ले सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। किसी किसी केस में या कोई कोई एनबीएफसी ऐसी होती है, जैसे इनक्रीड फाइनेंस हो गया, फिनेबल हो गया, ये 650 पे कॉल ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे भी आपका जेन्युइन रीजन होना चाहिए। जेन्युइन रीजन इन द सेंस ये कि गलती से कोई एक ईएमआई बाउंस हो गई, लेकिन उस टाइम पे आपने जस्टिफिकेशन ये दे दिया, उस टाइम पे मेरी मेडिकल इमरजेंसी थी, इस वजह से ईएमआई बाउंस हो गई, या फिर पैसे मेरे दूसरे अकाउंट में पड़े थे, ठीक है, उस डेट को, लेकिन मेरे इस अकाउंट में पैसे नहीं थे, इस वजह से ईएमआई बाउंस हो गई, मेरा सिविल स्कोर लो हो गया, तो वो चलता है, वो जस्टिफिकेशन है, वहां पे बैंक आपको लोन दे सकता है 650 सिविल स्कोर पे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, मिनिमम सिविल जो है 700 चाहिए ही चाहिए पर्सनल लोन लेना है तो। अब दोस्तों बात करते हैं लाइबिलिटीज की। अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटी इन द सेंस ये, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 50,000 है, 50,000 में आप 40,000 की ईएमआई ऑलरेडी पे कर रहे हो, तो बैंक आपको लोन कैसे देगा? क्योंकि मिनिमम जो बैंक का क्राइटेरिया है लोन देने का, वो आपकी सैलरी का 50% हिस्सा ही कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 50,000 है, तो बैंक जो है उसमें से कि आप 25,000 की ईएमआई ही पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप 40,000 पे कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी लोन नहीं होता है। हाँ, इसका एक अलग चैप्टर है, अलग पार्ट है। अलग पार्ट क्या है? कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हमने लोन तो छोटा लिया है, साथ में उसका टेन्योर भी छोटा ले लिया, उससे क्या होता है, ईएमआई जो है हमारी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब जब ईएमआई बड़ी हो जाती है तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी में काउंट हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक बैलेंस ट्रांसफर का वीडियो बनाया है, वो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप सर्च करेंगे लोन बैलेंस ट्रांसफर, वहां पे मैंने चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। अगर इस वीडियो में उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा तो वो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये होगी लायबिलिटी की पार्ट। अब आपने बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होते जा रहे हैं। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की। इसको दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। देखिए, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, टेन्योर, ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों हर महीने बदलती रहती हैं। इस महीने ये पॉलिसी है, अगले महीने वो पॉलिसी होगी, फिर ये पॉलिसी होगी, तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन जो कॉमन है आज हम उसकी बात करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बैंक की, वो 10.25% से स्टार्ट होता है, यानी 10 रुपए 25 पैसे साल का इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग। ये जो है फ्लैट नहीं होता, ये रिड्यूसिंग रेट है। और ये सबसे कम दोस्तों आज की इंडस्ट्री में एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक से कम रेट जो है शायद किसी का है, हाँ है। एक्सिस बैंक भी दे सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25 का, आईसीआईसी भी दे सकता है, यस बैंक दे सकता है। जैसे बैंक के जो है बहुत सारे प्राइम कस्टमर्स होते हैं जिनके अकाउंट में ऑलरेडी लाखों रुपए पड़े होते हैं, उनको लोन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक उनके पीछे भागेगा, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देगा, मतलब सारी शर्तें उनके हिसाब से होंगी। अगर उनके अकाउंट में 5-10 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो वो बैंक के लिए एक तरह से बहुत ही प्राइम कस्टमर हो गए, बैंक उनके पीछे पीछे भागेगा, वो कम से कम रेट पे भी लोन देने के लिए राजी हो जाते हैं। वो एक एडिशनल केस है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जो कॉमन पॉलिसी है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो मैंने आपको बता दिया 10.25 से स्टार्ट होता है और ये जाता है दोस्तों 25% तक। अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग होता है। किसी बैंक का जैसे मैंने आपको बताया एचडीएफसी का 10.25 होता है, ऐसे ही बहुत सारे बैंक हैं जिनका 25%। अगर आप फ्लोटिंग इंडिया में लोन लेने चले जाओ तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिनिमम 14% का है, ठीक है, मैक्सिमम तो आप 28%, 32% तक का रेट है उनका, तो वो एक अलग केस है। लेकिन हम जो मान के चल रहे हैं वो 10.25 से स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई अच्छा कस्टमर है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करता है उसका। अब बात करते हैं दोस्तों लोन टेन्योर की। देखिए, पर्सनल लोन में जो लोन टेन्योर है उसका अलग हिसाब किताब है। मतलब क्या होता है, देखिए पर्सनल लोन आपको 6 महीने के लिए भी मिलता है, जिसे हम पेडे लोन भी बोलते हैं। वो आज आपने लिया, 4 महीने बाद आप चुका दो, वो भी एक तरह का पर्सनल लोन हो गया, ठीक है। लेकिन हम जनरल की बात करेंगे, जनरल में होता है मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 5 साल का लोन मिलता है। इन्हीं के बीच में बैंक आपको टेन्योर देता है। अगर हम दोस्तों लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अमाउंट जो है 50,000 रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिलता है। ये फैक्ट है, हमने किया हुआ है। हमने 50 लाख रुपए एक कस्टमर का किया हुआ है एक बैंक से फिलहाल, लेकिन मल्टीपल फंडिंग में जाएंगे हम तो वो एक कस्टमर को 1 करोड़ का भी लोन दे सकते हैं, हम 2 करोड़ का भी लोन दे सकते हैं हम, अगर उसकी प्रोफाइल उस हिसाब की है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया। 50,000 रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिलता है, टेन्योर 1 साल से लेके 5 साल के लिए, ठीक है। ये बेसिक है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फीस की। प्रोसेसिंग फीस देखिए जनरली बैंकों में जो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एचडीएफसी बैंक का 1% है, तो ऐसे आईसीआईसी बैंक है उसका 1.5% है,
ऐसे ही एक्सिस बैंक है, उसका 2% 2.5% है। तो ये अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो जनरली होता है वो 1% से लेके 4% 5% तक का प्रोसेसिंग फीस भी होता है, जो आपको लोन अमाउंट का देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का लोन हुआ, तो 5 लाख पे 1% का अगर प्रोसेसिंग फीस लगा तो 5,000 रुपए, और प्लस उस पर 18% जीएसटी जोड़ के आपसे बैंक लोन में से डिडक्ट कर लेगा। बैंक ईएमआई कैसे लेता है? देखिए, बैंक आजकल ईएमआई ले रहा है 2 मोड में। पहला है आपका नैच, दूसरा आपका ईसीएस। ये ऐसा सिस्टम होता है कि इसको आपने लिंक पे जाके ऑथोराइज करना है। आज पहले क्या होता था, पहले मैनुअल साइन होते, अभी भी कुछ बैंकों में मैनुअल साइन होते हैं, जो नैच फॉर्म होता है, ईसीएस फॉर्म होता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि जैसे आपका लोन अप्रूव हो गया, तो बैंक का जो आरएम होगा या बैंक का जो भी एग्जीक्यूटिव होगा, वो आपको फोन करेगा और आपके फोन पे एक लिंक भेजेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, वो डिजिटली सारी चीजें साइन हो जाती हैं, और आपका अकाउंट जिस बैंक में है वो बैंक और जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो दोनों क्या करेंगे, आपस में वहां से अटैच हो जाते हैं, जहां से आपका नैच एक्टिवेट हो जाता है या आईसीएस एक्टिवेट हो जाता है। आपके अकाउंट से ईएमआई डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है एक सर्टेन डेट पे, जो भी आपको डेट बैंकर ने बताया है, उस डेट पे आपकी ईएमआई ऑटोमेटिक कटने लगती है, आपको कहीं साइन करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम फोरक्लोजर की। अच्छा, फोरक्लोजर क्या होता है? देखिए, फोरक्लोजर चार्जेस दोस्तों वो होता है जनरली कि जैसे हमने लोन लिया 5 साल के लिए, लेकिन अगर हमें इस लोन को सिर्फ 1 साल में बंद करना है, तो वहां पे क्या होता है, जब भी आप जाओगे, आप बैंक के पास गए, आपने बोला बैंक से कि सर मैं अपना लोन बंद करना चाहता हूं, तो बैंक आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया है, 2 लाख रुपए आपने पे कर दिया फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वो आपने पे कर दिया है। अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा वो बचा 8 लाख रुपए। 8 लाख पे अब बैंक, जैसे अगर बैंक 2% चार्ज करता है आपसे फोरक्लोजर, तो आपका 8 दूनी 16,000 प्लस उस पर जीएसटी भी लगा के वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब 8 लाख प्लस 16,000 प्लस जीएसटी, ये आपको पे करना पड़ेगा। मतलब एज पर बैंक पॉलिसी ये सारे बैंकों में फोरक्लोजर होता है। हाँ, कुछ कुछ एनबीएफसीज ऐसे हैं या कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका फोरक्लोजर चार्जेस नील है, जिसमें आपको 1 रुपया नहीं देना है। जैसे फोरक्लोजर चार्जेस की अगर हम बात करें तो इनक्रीड का 0 है, फिंजी करके एक फाइनेंस कंपनी है उसका भी 0 है, ठीक है, पेशेंस है उसका भी आई थिंक बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी हैं और बैंक्स भी हैं जिनका फोरक्लोजर चार्जेस बहुत नॉमिनल है या फिर बहुत कम है। अब बात करते हैं दोस्तों ईएमआई बाउंसिंग की। देखिए, ईएमआई बाउंसिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन है, एक पेन कह लो आप, क्योंकि एक ईएमआई बाउंस हुई मतलब आपका सिविल भी डाउन होगा, उसके बाद ही बैंक आपसे पैसा भी चार्ज करेगा। किसी किसी बैंक का तो 2-2 हजार रुपए बाउंसिंग चार्जेस है। ऐसे भी टाटा कैपिटल, आप जानते हो टाटा कैपिटल में एक ईएमआई बाउंस होने का चार्ज 2,000 रुपए है। बजाज फाइनेंस में 600 700 800 रुपए तक चार्ज करते हैं पर बाउंसिंग पे। और बजाज फाइनेंस में एक और चीज है, एक बार आपकी ईएमआई बाउंस हुई तो सेम डे में आपकी जो है 3 बार ईएमआई लगा देंगे। मतलब 500 500 500 यानी 1,500 रुपए एक दिन का लॉस हो गया। 5,000 की ईएमआई है, 1,500 आपने उस पर एक्स्ट्रा पे कर दिया, यानी 6500 पे कर दिया आपने। तो इसलिए कोशिश करो आप ईएमआई बाउंस ना हो, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाउंसिंग चार्जेस से भी दोस्तों बचना है आपको। बाउंसिंग चार्जेस बैंक के बहुत ज्यादा हाई होते हैं। फाइनली हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट लिस्ट की, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आप लोन 10 लाख से ऊपर लेना चाहते हो तो आपको चाहिए फॉर्म 16 या फॉर्म 26AS। ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती हैं इनकम टैक्स की साइट से जाके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कोई बड़ा लोन प्लान करते हो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख वॉट जो भी है, तो 10 लाख से ऊपर बेसिकली इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर्म 16 की। दोस्तों डॉक्यूमेंट लिस्ट को एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, फॉर्म 16 अगर 10 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो, ऑफिस आईडी कार्ड, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। ये तो हो गई दोस्तों पर्सनल लोन की कंप्लीट नॉलेज। इसके अलावा पर्सनल लोन में और कुछ नहीं है। ये मैंने बताया सैलरीड के लिए। अगर आप बिजनेस करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप पर्सनल लोन के बारे में जानना चाहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड को पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, बिजनेस पर्सन को पर्सनल लोन कैसे मिलेगा बिना कोलेट्रल, बिना कोई प्रॉपर्टी दिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें वीडियो जरूर बनाऊंगा। अच्छा दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान से सुनना है। की पॉइंट्स में आपको मैं 2-4 चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी, जो आपको ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहले आपका आता है ईएमआई। ईएमआई आपको बिल्कुल टाइम से देनी है। टाइम से अगर आप ईएमआई दोगे, मतलब अगर आप बैंक को पैसा टाइम से दे रहे हो तो बैंक भी पैसा आपको टाइम से दे देगा। सिंपल सा रूल। मेंटेन योर एबीबी। एबीबी का मतलब होता है दोस्तों एवरेज बैंक बैलेंस। अपने अकाउंट में आप कितना पैसा छोड़ के रखते हो, 2,000 5,000 10,000 20,000,
मेरे हिसाब से अगर आपको पर्सनल लोन लेना है इन फ्यूचर में, तो आप 2 महीने पहले से ही उसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये छोड़ के रखो आप अकाउंट में, एटलीस्ट इतना तो आप छोड़ के रखो। उससे जो है थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बैंक पे। अच्छा दोस्तों, एक गलती हम लोग और करते हैं कि अगर एक बैंक से लोन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फटाफट हर बैंक में लॉगिन करना स्टार्ट कर देंगे। ये गलती कभी मत करें आप, क्योंकि ये गलती करोगे आप तो कम से कम 6 महीने पीछे चले गए आप फटाक से। एक महीने में 7 से 8 इंक्वायरी अगर हो गई आपकी पर्सनल लोन की, तो आप 6 महीने के लिए भूल जाओ, आपको कोई भी पर्सनल लोन देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेजेबल बंदा है, जिसके पास नॉलेज है कि आपकी फाइल कौन से बैंक से होगी, कैसे होगी, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आप उसके साथ संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप जाके आप फॉर्म भरिए, लोन हम आपको दिलवाएंगे, वो भी सबसे बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे बेहतरीन लोन अमाउंट, मतलब सब कुछ आपको एकदम बढ़िया मिलेगा हमारी साइड से। अच्छा दूसरा दोस्तों, कभी भी जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो कभी भी आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा रूल आप दिमाग में बिठा लो, लोन कराने का कोई पैसा नहीं लगता। हमें बैंक से पैसा मिलता है लोन कराने का, हमें बैंक से पैसा मिलता है लोन कराने का, 1%, 2%, 3%, इवन 4% तक हमें कमीशन बैंक देता है। हमें आपसे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जो है, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो, कोई भी अगर आपसे कमीशन मांगता है या फिर कोई अपफ्रंट चार्जेस मांगते हैं, तो आपको नहीं देना है, वो उनको कमीशन बैंक से मिल जाता है। हाँ, किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि उसने लोन करा दिया है, आपका मन खुश हो गया, आपका काम हो गया, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी आपका मन करे वो आप दे दो खुशी से अपने मन से। एक बात और दोस्तों, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो किसी भी बैंक से, तो सबसे पहले आप जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जरूर फाइट मारो। 1-2% तो आपका नीचे आ ही जाएगा। ये सिंपल सा गोल्डन रूल है, हम भी करते हैं और हमने बहुत सारे कस्टमरों का किया भी है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।